मैं मानता हूं नोटबंदी एक बहुत बड़ी विफलता थी, आज भी है। उससे देश का और अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान हुआ, और वो उसकी जिम्मेदारी अकेले किसी एक व्यक्ति पे जाती है, और नरेंद्र मोदी की है। भारत की नौकरशाही में तो उसके प्रति, और एवं भाजपा के अंदर भी उसके प्रति थोड़ा सा थोड़ा ऐसे कहते हैं आपत्तियां थी, लेकिन मोदी जी ने अपनी जिद में उस काम को करवाया। इसीलिए आज नोटबंदी के बारे में ना वो चर्चा करते, आज नोटबंदी को लेकर आप वो डींगे नहीं मारते, भाजपा के प्रवक्ता भी नोटबंदी को लेकर डींगे नहीं मारते। अभी देखिए 2000 का नोट जो अभी चलन से बाहर हो जाएगा सितंबर के महीने में, आपने 1000 का नोट आप बंद कर रहे थे, ये क्या कि काला धन पे हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और 2000 का नोट चालू कर रहे थे, यानी काले धन को डबल फायदा पहुंचा रहे थे उसको। और वही हुआ भी 2000 का नोट सीधे सीधे ब्लैक मार्केटियर्स के हाथों में पहुंच गया, हम लोगों की जेब में नहीं रह गया, बैंकों तक में नहीं रह गया। ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी विफलता है। मोदी जी की एक दूसरी बहुत बड़ी विफलता मैं कहूंगा वो विदेश नीति के मामले में हुई है। शुरू में उन्होंने विदेश नीति के मामले में कई पहलकदमियां ली थी। उन्होंने चीन से संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने पाकिस्तान में नवाज शरीफ से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी। मुझे याद है इमरान खान भी विपक्ष के नेता के तौर पे आए थे तो हिंदुस्तान आकर नरेंद्र मोदी से मिले थे। वो हमें चित्र भी याद है कि इमरान खान 3 पीस सूट में है और नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं अपने प्रतिनिधिमंडल। तो एक तरह से मोदी जी की इच्छा भी थी कि पाकिस्तान से हम अच्छे संबंध बनाएंगे। और चीन से वो उन्होंने गुजरात में नदी के तट पे झूला झूला था उन्होंने चीनी राष्ट्रपति के साथ में, लेकिन सारी की सारी ये कोशिशें उनकी नाकाम रही। आज डोकलाम की घटना के बाद में चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, सीमा विवाद मोदी जी के गले में फंसा हुआ है, और मीडिया में कुछ अपने पक्ष में कुछ नैरेटिव वैरेटिव बना के किसी तरीके से वो काम चला रहे हैं। विदेश नीति के मसले में भी एक बहुत बड़ी विफलता है। तीसरी बड़ी विफलता मोदी जी की है वो ये है कि वो जो बाजार की अर्थव्यवस्था है उसके सामने उन्होंने इस तरह का समर्पण कर रखा है कि उसकी वजह से उनके हाथ में आर्थिक विकल्प छिन गए हैं, उनसे ऑप्शंस उनके हाथ से निकल गए। आज सरकार आमदनी के संकट की शिकार है, इसलिए बड़े पैमाने पर उसे तेल से होने वाली आमदनी में कोई रियायत नहीं दे सकती। यह बहुत सारी दिक्कतें हैं। मोदी जी अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ है उसको सुधारने में नाकाम रहे। उसके बारे में भी एक झूठ और गलत नैरेटिव बना के किसी तरह इधर उधर के आंकड़े जुटा के अपना काम चलाया जा रहा है। मोदी जी इस मामले में बहुत माहिर है, हर सरकार इस मामले में माहिर होती है, होना चाहती है। वो फील गुड नैरेटिव चलाती है, सब कुछ ठीक है, देश बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़ा जबरदस्त उछाल है, मुल्क का सारी दुनिया में नाम हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी फोटो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया का बड़ा चतुराई से कभी कभी खुला भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब हम लोगों के चारों तरफ घटित हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, जिन दिक्कतों का सामना मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जो खूबियां हैं उसमें एक सबसे 4 खूबियां तो मैंने आपको गिनाई। इसमें भारत के बड़े पूंजीपतियों का समर्थन उन्होंने जीत लिया है और आज तक उन्हें प्राप्त है। भारत का जो नौकरशाही तंत्र है उसके जो सबसे बड़े आका हैं उनका समर्थन मोदी जी को प्राप्त है। भारत की ऊंची जातियां जो हैं, जो भारत में अभिजन वर्ग का निर्माण करती हैं, एलीट का निर्माण करती हैं, उनका समर्थन मोदी जी को प्राप्त है। और मोदी जी को अपनी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बिना शर्त समर्थन प्राप्त है। उनके बने रहने की यही 4 सबसे बड़ी वजह है। और आगे अगर वो रहेंगे प्रधानमंत्री, उसके पीछे भी इन्हीं 4 का सबसे बड़ा हाथ होगा। जी, क्या नरेंद्र मोदी की एक विफलता यह भी मानी जा सकती है कि सामाजिक जीवन में सहिष्णुता में कमी आई है, खासतौर पे अल्पसंख्यक समूह जो हैं वो काफी अपने आप को दुर्बल पा रहे हैं या खतरे में महसूस होता है उन्हें, कई बार वो एक भरोसा नहीं जगा पाए। इसमें आप देखिए कि अगर मोटे तौर पे आप कहें तो ये इस बात को मैं कहूंगा कि हाँ ये बात सही है। एक अल्पसंख्यक विरोधी माहौल मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में बना है, लेकिन ये तो उनकी विचारधारा घोषित रूप से थी शुरू से। ये कह के मोदी जी से हम क्या उम्मीद करते थे कि अल्पसंख्यक समर्थक प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएंगे? क्या हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये उम्मीद करते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ वो सलूक करेगी जो कि मुसलमान समर्थक समझी जाने वाली पार्टियां करती हैं? क्या हमारी उनसे क्या थी? मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं मोदी जी की सरकार से उम्मीद करता था कि वो हिंदी भाषा के लिए कुछ काम करेंगे।
उन्होंने हिंदी भाषा के लिए केवल जवानी जमा खर्च किया, कोई काम नहीं किया उन्होंने। राष्ट्रवाद और इसकी बात करते, कांग्रेसी तो बहुत अंग्रेजी ना है, भारतीय तो मोदी हिंदी में भाषण जरूर देते हैं, लेकिन इसके अलावा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, ये भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई भी संस्थागत प्रयास नहीं किया। तो ये तो एक बात रही है। ये बात हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगी कि हिंदी की बात, ही बंदा क्या कर रहा है, ये तो कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन मोदी जी से यह उम्मीद करना कि मोदी जी हिंदुस्तान की जो सेकुलर राजनीति की एक धारा है, उस धारा के अंग बन के सरकार चलाते, तो ये जो आरोप मोदी जी पे लगाया जाता है, आरोप सही है, लेकिन इस आरोप का कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि मोदी जी को वोट देने वाले भी नहीं मोदी जी से ये उम्मीद करते, इसलिए ये आरोप उन पर चिपकता नहीं है। इस आरोप से उनको कोई नुकसान नहीं होता है। एक आखिरी प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि अभी अगर यहाँ आज के दिन से हम देखें तो क्या 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक आम सरल सा रास्ता है या कांटों से भरा हुआ रास्ता है? आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव जीतना हमेशा कठिन होता है, और वो भी तब जबकि आपके वोट जो है वो 40% के दायरे में पहुंचे ही नहीं है, और आपको 37% वोट भी मिलता है, वो दरअसल आपके कैचमेंट एरिया में, आपका जो प्रभाव क्षेत्र है वहां, उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा वहां से आता है। उत्तर प्रदेश से आता है, गुजरात से आता है, महाराष्ट्र से आता है, इन इलाकों से आता है। जैसे जैसे आप विंध्याचल के उधर जाते हैं, भाजपा के वोट, अगर आप केवल देखें विंध्याचल के उधर भाजपा को कितने वोट मिले, तो आप पाएंगे कि वो 37% में उन इलाकों का की भागीदारी बहुत ही कम है। तो मोदी जी का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो उनके वोट जो हैं वो 30% का दायरा तोड़कर 40% के दायरे में कैसे पहुंचेंगे। अभी तक उनके पास उसका कोई तरीका नहीं है। बीच में उन्होंने एक सुरसुरी छोड़ी थी कि हम पसमानदा मुसलमान समाज से अपने संबंध अच्छे करेंगे। सुना ही जाता है कि कुछ भाजपा ने कोशिश वगैरह भी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस तरह की बातें कही कि भाई उनका भी डीएनए एक है हमारे, लेकिन जरा व्यवहारिक रूप से जमीन पे कुछ होता नजर नहीं आया। जो मुस्लिम विरोध है उसमें कहीं से कोई कमी नजर आई नहीं। अभी देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में इतने तमाम नियुक्तियां हो रही हैं, एक मुसलमान असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्त कराना मुश्किल है वहां पर। भाजपा आज भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में टिकट देने लगी है, लेकिन विधानसभा के स्तर पे तो वो टिकट देती नहीं है। अगर कहीं टिकट दे देती है किसी को तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि भाजपा ने उसको टिकट दिया है। तो अभी भी वो जो पसमानदा मुसलमानों को सुन्नी अशराफ सुन्नी और शिया अशराफ मुसलमानों के नेतृत्व से निकालकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ पाने में मोदी जी ने कल्पना जरूर की है, इसकी एक रणनीति भी उन्होंने थमाई है अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है मुझे लगता है। तो वो एक स्रोत है। अगर पसमानदा मुसलमानों को भाजपा अपनी तरफ खींच ले, उनके एक बड़े हिस्से को, तो ये जो 37 से 40-42% का जो गैप है, अंतराल है, ये गैप वो भर सकते हैं जी। और विपक्षी दलों के लिए कुछ संभावनाएं हैं, उनके सामने ये चुनौतियां हैं? विपक्षी दलों के लिए जो जितनी संभावना है, मुझे तो वो उसमें ममता बनर्जी के वक्तव्य में ही दिखाई पड़ती है। कर्नाटक चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि जिसका जहां दबदबा है उसके खिलाफ उम्मीदवार मत खड़े कीजिए, ना मैं खड़े करूंगी ना आप खड़े कीजिए। अगर इस फार्मूले की, अभी बिहार में रैली होने वाली है, वो भी ममता बनर्जी ही प्रेरक शक्ति है, तो वो अगर ये इसके इर्द गिर्द अगर विपक्ष अपनी चुनावी रणनीति बना पाए, तो भले ही वो 67 और 77 जैसी एकता ना हो, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ वो एक उम्मीदवार सब जगह खड़ा कर पाए थे, तो मोदी जी को बहुत मुश्किल हो सकती है। यहां तक कि मोदी जी की 70 से 100 सीटें भी कम हो सकती हैं।